बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल्स। आपने पुरानी क्लासेस में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा, सेवन्थ में, एट्थ में। और उनको हमने ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा। तो इस चैप्टर में हम कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। उनको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। और इससे रिलेटेड हम थोड़ी टर्मिनोलॉजी भी सीखेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स याद कर लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, पढ़े थे पिछली क्लास में। एक चीज हमने पढ़ी थी, वेरिएबल्स whose वैल्यू वेरीज। ठीक है। और एक होता है हमारे पास कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? whose वैल्यू इज फिक्स्ड। ठीक है। वेरिएबल पता चल गया, हमें कांस्टेंट पता चल गया। अब हम पॉलिनॉमियल से पहले थोड़ा सा याद करते हैं कि क्या हमने छोटी क्लासेस में जब अपना स्क्वायर के बारे में पढ़ा। ठीक है। और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। ये आपने पढ़ा था। हम कैसे पढ़ते थे उसको? स्क्वायर, अगर किसी स्क्वायर की साइड एस है और रेक्टेंगल की लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, तो हम स्क्वायर का एरिया कैसे लिखते थे? साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर कैसे लिखते थे? सारी साइड्स का सम होता है ना पेरीमीटर। तो 4 इंटू साइड। और यहाँ पे एरिया हम कैसे लिखते थे? एल इंटू बी। और पेरीमीटर कैसे लिखेंगे हम इसका? 2L प्लस 2B। राइट। अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है। जो ये आपका एक्सप्रेशन बनता है एरिया का, यहाँ पे जो s है, ये s क्या है? ये है आपका वेरिएबल। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि साइड तो कुछ भी हो सकती है। कभी स्क्वायर की साइड 2 होगी, कभी 3 होगी, कभी 4 होगी। तो जैसे जैसे साइड का नंबर चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे एरिया की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब हमने पेरीमीटर में ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे एक s लिखा है और एक 4 लिखा है। तो पेरी साइड की कुछ भी वैल्यू हो, पेरीमीटर निकालने के लिए हमें उसको हमेशा 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ही साइड्स हैं स्क्वायर में। तो जो ये 4 है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। और ये क्या हो गया हमारा? वेरिएबल। ग्रेट। और अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, तो ये पूरे को हम क्या बोलते हैं? वन टर्म बन गई है हमारी। राइट। अब यहाँ पे वेरिएबल इनटू वेरिएबल है, तो ये भी हमारी क्या है? टर्म। अब यहाँ पे 2 है हमारा कांस्टेंट, मैं c से डिनोट कर रही हूँ। l है मेरा वेरिएबल। अब 2 और l है जो ये मल्टीप्लाई हुए ना, तो ये है मेरे पास टर्म। यहाँ भी मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाय b है। तो 2 मेरा कांस्टेंट है, b मेरा वेरिएबल है। और ये पूरा बन गया मेरा, ये भी एक टर्म है। अब देखो, मैंने इसको पूरे को टर्म, सिंगल टर्म नहीं कहा। यहाँ मैंने पूरे को सिंगल टर्म कहा, यहाँ भी मैंने पूरे को सिंगल टर्म कहा। तो यहाँ मैंने इस केस में इसको सिंगल टर्म क्यों नहीं कहा, यहाँ टर्म क्यों कहा मैंने? क्योंकि जो टर्म होती है सिंगल टर्म, तब हम कहते हैं जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाइड है। उस केस में हम कहेंगे सिंगल टर्म। वन टर्म या टर्म वन, टर्म टू, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरी मिला के एक ही टर्म बनती है। यहाँ भी दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाइड है, तो इस केस में भी ये
टर्म ही बनेगी एक। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई के अलावा हमारे पास एक और सिंबल है। वो सिंबल क्या है हमारा? ये है हमारा सिंबल, लेट्स से प्लस। सिंबल क्या है हमारा? प्लस। तो जो टर्म्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं जब उनके बीच में प्लस साइन आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास टर्म्स क्या क्या बन गई? पेरीमीटर में हमारे पास टर्म 1 भी है और टर्म 2 भी, और दोनों ही टर्म्स प्लस के सिंबल से सेपरेटेड है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। हमें टर्म्स पता चल गई, वेरिएबल पता चला, कांस्टेंट, और धीरे धीरे बाकी चीजें हमें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। आप ध्यान से सुनते जाओ बस। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज और हमारी रह गई यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जो ये है आपका एरिया, राइट? एरिया में मेरा फॉर्मूला बनता है एस स्क्वायर। यहाँ एक ही वेरिएबल है ना, तो हम इसको बोलेंगे ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या है ये? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सिर्फ एस है। और जो हमारी रेक्टेंगल है इसमें एल है और बी है, तो लेंथ की वैल्यू भी कुछ भी चेंज हो सकती है। कभी 2 हो सकते हैं, कभी 3, कभी 5, कभी 50। ऐसे ही ब्रेड की वैल्यू भी हमारी चेंज हो सकती है। तो रेक्टेंगल का जो केस है, यहाँ पे एल और बी दो वेरिएबल्स हैं, और यहाँ वेरिएबल का नाम मैं एस लिख देती हूँ, और ये है मेरा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? और वेरिएबल क्या है? एल एंड बी। तो हम अब आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। और जो ये कांस्टेंट है ना, इसको हम दोबारा एक बार और लिख लेते हैं, फिर और क्लियर से करते हैं हम इसे। एक और मैं एक्सप्रेशन आपके लिए लिखती हूँ। लेट अस से मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अब यहाँ पे मेरे पास टर्म्स क्या हुई, देखिए ज़रा। मैं टर्म्स के नाम लिख रही हूँ। ये T1 टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। ठीक है, टर्म 1 और 2 के बीच में सेपरेटर कौन है? माइनस साइन। 2 और 3 के बीच में सेपरेटर है प्लस साइन। 3 और 4 के बीच में माइनस साइन। सो टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। अब इस टर्म 1 को ब्रेक करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। x के आगे कुछ लिखा है? नहीं। तो x का जो कोफिशिएंट है, जब किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ भी नहीं लिखा होता, तो उसका कोफिशिएंट क्या बन जाता है? कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ यहाँ कुछ भी लिखा हो। तो इस केस में कोफिशिएंट है 1, और हमारा जो वेरिएबल है वो है एक्स क्यूब, राइट? कोफिशिएंट के लिए अगर मैं सी वर्ड यूज करूं, तो इस केस में कोफिशिएंट क्या होगा? 2 के आगे साइन को भी हम कंसीडर करेंगे, -2। तो हम यहाँ +1 लिख लेते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट -2 है और वेरिएबल क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर। टर्म 3 में जो कोफिशिएंट है वो मेरा +3 है, और जो मेरा वेरिएबल है वो एक्स है। टर्म 4 में जो कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे कांस्टेंट है मेरे पास। टर्म 4 मेरी कांस्टेंट है, और ये टर्म की वैल्यू है -7। आई होप इट इज क्लियर। अब इसके साथ ही हम पिछली क्लास का पिछले वीडियो वाला टॉपिक रिवाइज करते हैं। अगर मुझे इस 7 को, ये जो 7 है मेरे पास, अगर मुझे इस 7 को रिप्रेजेंट करना हो, मैं यहाँ लिखती हूँ रिप्रेजेंट 7
इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर मुझे एक्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करूं? और 7 की वैल्यू भी नहीं बदलनी चाहिए, पर 7 के साथ एक्स भी आना चाहिए। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो हम यहाँ हेल्प लेंगे एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट्स में हमने सीखा था कि समथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो जब मुझे 7 को इन टर्म्स ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करना है तो मैं 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 लिखूंगी। ठीक है, वो रिप्रेजेंट हो भी गया और 7 की वैल्यू चेंज भी नहीं हुई, वो 7 ही रही। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ एक टर्म्स आती है, स्पेशल टर्म्स। क्या टर्म्स आती है? एक आता है हमारे पास, ये टर्म्स आपने बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपके 9th में भी पूछे जाते हैं और 10th में भी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नाम ही बता रहा है हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाम क्या बता रहा है? कि एक कांस्टेंट ही होगा इसके अंदर, वेरिएबल नहीं होगा। अगर मुझे इसको वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं 7x0 कर सकती हूँ, 7y0 कर सकती हूँ, 7z0 कर सकती हूँ। मैं कोई भी वेरिएबल लगा के डिग्री उसकी 0 कर दूंगी तो वो मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस पार्ट को 1 हो जाना है। राइट, समथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पॉलिनोमियल से। फिर सेकेंड टर्म आती है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है मेरे पास जीरो ही है लिखा हो। अब इसको मुझे वेरिएबल की टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ? आपको ये पता है ना, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो ही आएगा। मुझे ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि आंसर जीरो आए, तो मैं 0 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 0 करूं तो क्या होगा? ये पार्ट तो मेरा 1 बन जाएगा, ये 0, तो आंसर 0 ही बनेगा। और मैं अगर 0 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 10 कर दूं तो क्या होगा? एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, पर जो वैल्यू 10 पावर के साथ आप सॉल्व करके निकालोगे उसको जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो अल्टीमेटली वो भी 0 ही बन जाएगी। 0 इंटू वाई रेज टू द पावर 233, एक रैंडम नंबर मैंने ले लिया। अब इस केस में क्या होगा? y रेज टू द पावर 233 को आप कुछ भी सॉल्व कर लो, कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए, पर अगर मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगी अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा? 0। आई होप इट इज क्लियर। कि मेरे पास यहां से भी 0 बनना चाहिए, यहां से भी 0। जैसे यहाँ इससे भी 7 बन रहा है और इससे भी 7, आंसर में कोई चेंज नहीं हो रहा। मैं अगर डबल एरो लगा रही हूँ मतलब 7 से हम यहाँ जा सकते हैं, इससे हम वापस यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, दोनों को हम रिक्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो क्या है, उसमें सिर्फ एक नंबर होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा, और जीरो पॉलिनोमियल में 0 लिखा होगा। तो तीसरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझेंगे और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है पढ़ी है ना आप लोगों ने 8th में? हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन, जो भी आपका एक्सप्रेशन होता है उसकी हाईएस्ट, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? यहाँ पे आप देखो, कितने भी एग्जाम्पल मैं ले लूंगी डिग्री हमेशा 0 रहेगी। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? एक्स की पावर, वो 0 भी हो सकती है, 10 भी, 233 भी, कुछ भी हो सकती है।
तो जहाँ ये कुछ भी हो सकती है वहाँ हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत बार आपके एमसीक्यू में, असर्शन रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है और जीरो पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है, ये मैंने आपको भी बताया कि डिग्री कुछ भी हो, जब वो अल्टीमेटली जीरो से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो वापस से जीरो बन जाता है। तो हम आते हैं अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा, तो वो आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, नेमिंग अ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ